हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। और मैं हूं नदीम खान। मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं और आप देख रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्राचीन भारत और उसमें सिंधु सभ्यता। तो बच्चों, सिंधु सभ्यता के इस दूसरे पार्ट में आज हम लोग उसी टॉपिक से चर्चा करेंगे जहाँ से हमने उसको रोका हुआ था। तो चलिए आइए हम लोग के शुरू करने का समय हो चुका है। बच्चों, आप सबको मेरी तरफ से नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। इस आशा के साथ इस आशा के साथ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास को। लेट्स क्रैक इट। आइए शुरू करते हैं क्लास को। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। लेट्स क्रैक इट। यहां पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मैं नदीम खान दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूँ। अनअकैडमी का एक एजुकेटर हूँ और थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि अगर आप अनअकैडमी के बारे में आप जानिए कि अनअकैडमी क्या है, ये कैसे अपने क्लासेस चलाती है और इसके क्या शेड्यूल है। ओके, तो चलिए आइए। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अनअकैडमी आपको देती है डेली लाइव क्लासेस। आप देख ही रहे हैं। अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं तो आपको अनअकैडमी डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराएगी। इसके अलावा अनअकैडमी की जो टीचिंग है या इसमें जो पढ़ाने का तरीका है वो ऑन सिलेबस आपको ऑन सिलेबस क्लासेस प्रोवाइड कराएगी। लाइव टेस्ट होंगे आपके और क्विजेस होंगे। अनलिमिटेड एक्सेस की व्यवस्था है। आइए यहां पर बात करते हैं कि अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अनअकैडमी का ये जो लर्निंग ऐप है इसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद सर्च के बटन में जाइए और सर्च करिए यूपीएससी सीएससी, ठीक है। और सर्च करने के बाद अपने मनचाहे एजुकेटर्स को सर्च करिए जिसको आप पसंद करते हैं या आप जिससे पढ़ना चाहते हैं। जैसे अगर आप मुझे सर्च करना चाहें MOHDNADIM, ये अनअकैडमी पर मेरा प्रोफाइल नेम है। यहाँ पर बच्चों अगर आप चाहते हैं कि अनअकैडमी के ऐप पर आपको मेरी फ्री क्लासेस मिल जाएं तो आप कुछ मत करिए, आप यहाँ पर मुझे फॉलो करिए। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो अनअकैडमी की अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो अनअकैडमी की तरफ से आपको मैसेज भेजा जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है बच्चों कि अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, मीन्स आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जैसे ही मेरा प्रोफाइल नेम सर्च करेंगे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। यहां पे आप क्लिक करेंगे, यहां प्लान सेलेक्ट करेंगे और रेफरल कोड की जगह डालेंगे MNUS। आप जुड़ जाएंगे अनअकैडमी के साथ। MNUS को डालने के बाद 10% आपकी जो फीस है वो कम हो जाएगी। आगे बढ़िए। यहां से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। यहां से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। ये हैं अनअकैडमी के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स। जी हां, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो हिंदुस्तान के बेहतरीन जो टीचर्स हैं आप उनसे पढ़ पाएंगे। जी हां, उसमें भी एक ऑप्शन है कि अपने मनचाहे टीचर से आप पढ़ पाएंगे। यकीन मानिए हिंदुस्तान के बेहतरीन टीचर्स इस समय अनअकैडमी पर काम कर रहे हैं। यकीन मानिए हिंदुस्तान के बेहतरीन टीचर्स इस समय अनअकैडमी के साथ जुड़ चुके हैं और आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेते हैं तो आप इन एजुकेटर्स के साथ जुड़ पाएंगे, जैसे सुदर्शन गुर्जर सर ज्योग्राफी,
मुरनाल पटेल सर इकोनॉमिक्स, प्रकाश कुमार सर, मुदित गुप्ता सर और रोमन सैनी सर। बच्चों, अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे इसके बारे में सुन लीजिए। अनअकैडमी के पास एडमिशन के सिर्फ 2 प्लान है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस जो प्लान है बच्चों, इसमें 1 महीने से लेकर 3 साल तक के एडमिशन का पूरा प्रोसेस मौजूद है। तो एक महीने से लेकर 3 साल तक के एडमिशन की एक महीने से लेकर पूरे 3 साल तक के एडमिशन का प्लान मौजूद है। आप अपनी सुविधा के अनुसार एडमिशन ले सकते हैं। जैसे अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 साल या 3 साल के लिए एडमिशन लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप कम से कम 1 साल के लिए एडमिशन लीजिए। यहां पर मैं आपको बताऊं कि अगर आप 1 साल के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी फीस है 49,500 रुपीज। रेफरल कोड की जगह लगाएंगे MNUS, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपकी फीस हो जाएगी 44,550 रुपीज। अगर आप 2 साल के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी फीस है 72,000 रुपीज। रेफरल कोड लगाएंगे MNUS, 10% डिस्काउंट मिलेगा। आपकी फीस हो जाएगी 64,800 रुपीज। अगर आप 3 साल के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो फीस है 90,000 रुपीज। रेफरल कोड MNUS लगाएंगे, 10% डिस्काउंट मिलेगा, फीस हो जाएगी 81,000 रुपीज। तो बच्चों, आप प्लस पर एडमिशन ले सकते हैं। एक स्टूडेंट को एक इंस्टीट्यूट की तरफ से जो कुछ भी बेसिक चीजें मिलती हैं वो सब आपको यहां पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। आगे बढ़िए। अनअकैडमी पर एडमिशन लेने का सबसे शानदार जो प्लान है बच्चों, वो आइकॉनिक है। सबसे ज्यादा चार्मिंग, सबसे ज्यादा डिमांडिंग, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग जो प्रोग्राम है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। यकीन मानिए, मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कुछ कारण है। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा एक कोच और गाइड। यकीन मानिए, आप इस कोच और गाइड की सहायता से वास्तव में अगर आपके अंदर टैलेंट होगा तो 90% सिक्योरिटी है आपके मंजिल तक पहुंचने की। जी हां, कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी कोच या गाइड को हायर करेंगे तो एक बहुत बड़ा अमाउंट वो आपसे लेगा, और वो भी कोच या गाइड ऐसा जो UPSC के इंटरव्यू तक पहुंचा हो। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको अनअकैडमी से जुड़ना ही है तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए। यहां भी मैं वही बात कहूंगा, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप 2 साल या 3 साल के लिए जुड़िए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप केवल पॉलिश चाहते हैं तो 1 साल के लिए जुड़िए। यहां पर आप देखिए, 2 साल के एडमिशन की फीस है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए 1,07,000 रुपीज। रेफरल कोड MNUS यूज करिए, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। एडमिशन में आपकी फीस हो जाएगी 96,300 रुपीज ओनली। अगर आप 3 साल के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में तो फीस है आपकी 1,41,000 रुपीज फॉर 3 ईयर्स। यकीन मानिए, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस से इसको कंपेयर करोगे तो बच्चों ये देखा जाए तो आपका 10 लाख रुपए पड़ जाएगा, लेकिन मात्र 1,41,000 रुपीज में 3 इयर्स के लिए आपको एडमिशन अनअकैडमी देगी, और वो भी हिंदुस्तान के बेहतरीन एजुकेटर के साथ। वो भी ओनली 3 इयर्स, ओनली 1,41,000 रुपीज में अनअकैडमी आपको 3 इयर्स के लिए एडमिशन देगी, वो भी हिंदुस्तान के बेहतरीन एजुकेटर्स के साथ, और साथ में कोच और गाइड भी शानदार है। रेफरल कोड MNUS यूज करिए, 10% डिस्काउंट पाइए, और आपकी फीस 3 साल की हो जाएगी 1,26,900 रुपीज।
तो बच्चों देर किस बात की है। और साथ में एक बात और बताना चाहूंगा, अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ाने जा रही है, और वो फीस अगर बढ़ जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा फीस हो जाएगी। तो अगर आप सोच रहे हो एडमिशन के लिए तो थोड़ा सा जल्दी करो और जुड़ जाओ अनअकैडमी के साथ और साकार करो अपने सपनों को। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो 1 महीने से लेकर 3 साल तक के लिए यहाँ प्लान मौजूद है। अपनी सुविधा के अनुसार आप प्लान सेलेक्ट करिए। कम से कम 1 साल के एडमिशन के लिए अगर आप आते हैं तो 27,500 रुपीज़ इसकी फीस है। रेफरल कोड MNUS यूज़ करिए, 10% डिस्काउंट मिलेगा। फीस हो जाएगी 24,750 रुपीज़। आगे बढ़िए। न्यू ईयर रेजोल्यूशन यूपीएससी CSE 2021, 2022, 2023। बच्चों एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप 2021 में, 2022 में, 2023 में आप यूपीएससी में बैठने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर अनअकैडमी की तरफ से बैचेस लॉन्च हो चुकी हैं। आप इन न्यू बैचेस में एडमिशन लेकर अपने ख्वाबों को साकार कर सकते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम बात बोल रहा हूँ, रेफरल कोड MNUS यूज़ करिए 10% डिस्काउंट के लिए और आप जुड़ जाइए अनअकैडमी के साथ। बच्चों अगर आप चाहते हैं कि आप GS और ऑप्शनल एक साथ पढ़ें तो आप GS और ऑप्शनल एक साथ भी ले सकते हैं 1 साल के लिए। जैसे एक जी हाँ, GS और ऑप्शनल भी आप एक साथ ले सकते हैं। जैसे 1 साल के लिए अगर आप जुड़ते हैं तो फीस है 88,705 रुपीज़। रेफरल कोड MNUS यूज़ करिए, आपकी फीस 10% डिस्काउंट होके हो जाएगी 70,103 रुपीज़। तो बच्चों देर किस बात की है, जुड़िए अनअकैडमी के साथ और पूरा करिए अपने ख्वाबों को। अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है, हम आगे बढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग है, इतना डिमांड में है कि इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। तो बच्चों प्लीज़ अगर आप अनअकैडमी से जुड़ने वाले हैं तो ज़रा जल्दी करिए और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कम से कम 2 साल या 3 साल, ठीक है। अगर आप रेडी हैं, आपकी तैयारी अच्छी है तो 1 साल के लिए भी आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपके सामने है इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 2। बच्चों पिछली क्लास में हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, हम लोग शहरों को टारगेट कर रहे हैं। सिंधु सभ्यता के जो शहर थे उनकी क्या क्या विशेषताएं थीं, उनमें क्या क्या खास बातें थीं, इसी बेस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए यहां पर देखा जाए। यहां पर मैं आपको बता रहा था एक शहर के बारे में जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, यानी हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो के बारे में मैंने कई चीजें आपको बताई, जो जो चीजें यहां से मिली हैं। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे मैंने कहा विशाल स्नानागार, ये चीज हमने आपको समझा दिया। और क्या मिला यहां से, यहां से मिला है पुरोहितावास, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। सभागार, ये भी बता दिया था। अन्नागार, मैंने ये भी आपको बता दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो आप देख रहे हैं बच्चे, ये सब उच्च टीले पर मिली हैं। कहां पर मिली हैं? उच्च टीला। अब चूंकि मैंने आपसे बताया था ना कि जो शहर था वो 2 भागों में बटा हुआ था, है ना, पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। तो पश्चिमी टीला जो है, पश्चिमी जो नगर था वो ऊंचे टीले पर बसा हुआ था, और ये
जो पूर्वी नगर था वो निम्न टीले पर, यानी ये थोड़ा नीचे था। मैंने बताया था कि ऐसा कुछ सामाजिक असमानता के कारण होता था। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहां पूर्वी टीले की तरफ चलेंगे, यानी पूर्वी नगर पर बात करेंगे कि यहां पर मकानात कैसे थे। तो आपको बताऊं कि यहां पर सामान्य जन के लोग रहा करते थे, है ना। यहां पर नॉर्मल लोग रहा करते थे, लेकिन कहने को वो नॉर्मल जरूर थे, लेकिन उनके मकानात, उनका रहन सहन देखने के बाद बच्चों ऐसा कहीं नहीं लगता कि ये सामान्य जन रहे होंगे या हमारे और आपसे किसी मामले में कम रहे होंगे। यकीन मानिए, अब हम हेडिंग डालेंगे तब जाकर हम लोग इसके बारे में लिखेंगे। ये चीज मैं मिटा रहा हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि पूर्वी नगर में किस प्रकार के लोगों का रहन सहन हुआ करता था। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु सभ्यता के एक शहर मोहनजोदड़ो के बारे में, उसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं कि इस शहर से हमें क्या क्या मिला है। और सबसे पहले तो हम लोगों ने पश्चिमी नगर के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग बात करेंगे नगर के पूर्वी सीमा के बारे में, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे पूर्वी नगर, नगर का पूर्वी भाग, पूर्वी नगर। करेक्ट है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? ठीक है, अब पूर्वी नगर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि नगर के पूर्वी हिस्से में सामान्य जन के लोग रहा करते थे, सामान्य लोग रहा करते थे। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि नगर के इस भाग में, नगर के इस भाग में सामान्य जन का वास था, सामान्य जन का वास था। नोट करते चलेंगे बच्चों तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप नोट करते चलेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। सामान्य जन का वास था। ठीक, ये तो ठीक है, ये तो हमने भी आपको बता दिया कि नॉर्मल लोग जो है वो थोड़ा टीले के नीचे रहा करते थे, लेकिन फिर भी इनके रहन सहन तौर तरीके को देखकर, घर को देखकर ऐसा कहीं से नहीं लगता कि ये लोअर ग्रेड के लोग रहे होंगे। आप और हमारे घरों से किसी मामले में इनके घर कमजोर नहीं थे। तो देखिए इस नगर में रहने वाले लोगों की क्या क्या विशेषताएं थी। तो हम लोग यहां पर बच्चों लिखेंगे कि यहां के लोगों के मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। यहां भी लोगों के घर पक्की ईंटों के बने होते थे। बच्चों एक बात आपसे कहूंगा, इतिहास एक ऐसा विषय है ना जिसके साथ अगर आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो कभी यह आपका नहीं होगा। पहले इसको समझ लीजिए, हर सब्जेक्ट को पढ़ने की एक टर्मिनोलॉजी होती है। हिस्ट्री को भी पढ़ने की अपनी एक टर्मिनोलॉजी है। क्या टर्मिनोलॉजी है? कि हिस्ट्री इज अ स्टोरी, इतिहास एक कहानी है। और अगर आप इसको कहानी के सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो फैक्ट रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मेरी बात को ध्यान से समझिए। ये जो क्लास आप देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने साथ दिया, अगर आप लोगों ने हौसला अफजाई की, तो ये पूरी क्लास हिस्ट्री की हम लोग कंप्लीट करेंगे जनरल स्टडीज के लिए, प्री कम मेंस के लिए। लेकिन आपका साथ जरूरी है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया, लोग आते गए और कारवां बनता गया। बच्चों यहां पर आपके साथ की जरूरत है। इस क्लास को आप लोग शेयर भी करते रहिएगा
और अपने दोस्तों को क्लास में इनवाइट करिए। प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज शेयर द क्लास टू अदर्स। तो चलिए, यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे थे, मैंने क्या कहा, चूंकि मैं इसको फैक्ट के रूप में भी लिखने की कोशिश करता हूं, मैं इसको फैक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि अगर इसको मैं अकेले अकेले एक एक लाइन लिखता चला जाता तो फिर ये पार्ट ऑफ द स्टोरी नहीं बन पाता, कहानी का हिस्सा नहीं बन पाता, और आप इसको आसानी से तैयार नहीं कर पाएंगे। आपने न जाने कितनी बार लूसेंट पढ़ी होगी, न जाने कितनी बार स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी, यूनिक पढ़ी होगी, लेकिन आप परेशान रहते होंगे। मैं सही कह रहा हूं, मेरी बात मान लीजिए। चीजें रट के आप हिस्ट्री को आप रट नहीं सकते। मेरी बात पर अगर आपको यकीन हो जाए ईश्वर की दया से, तो मानिए आप मेरी बात को कि आप इसको एज ए स्टोरी पढ़िए, ठीक है। और पीडीएफ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीडीएफ मैं लिखा रहा हूं, ये आपकी पीडीएफ है, आप इसको नोट्स बनाकर रख लीजिएगा, ये हमेशा काम आएगी बच्चों। अपने हाथ से अगर आप लिखेंगे ना तो इसके 2-3 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि हाथ से लिखने से चीजें आसानी से याद हो जाती हैं। दूसरा फायदा यह है कि आईएएस का जो मेंस होता है वो आपको अपने ही हाथ से लिखना पड़ता है, तो दूसरा इसका अभ्यास हो जाता है। और तीसरी चीज यह है बच्चों कि लेखन शैली के जो गुर होते हैं वो भी आप साथ साथ सीख सकते हैं। तो ये फायदेमंद है आपके लिए, जैसा कि मैं सोच रहा हूं। ओके, तो मैंने क्या बताया कि इनके जो घर होते थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे। लोग एक मंजिला अथवा बहुमंजिला मकानों में रहा करते थे, अथवा बहुमंजिला माने 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला, अथवा बहुमंजिला मकानों में रहा करते थे। समझ में आ रहा है? यहां पर ध्यान देना बच्चों, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज आप लिख रहे हो तो आपको चाहिए कि आप इसके नीचे एक अंडरलाइन कर दो, ताकि जब आप पढ़ें, जब आप रिवीजन करें तो ये चीज़ आसानी से तैयार हो जाए। समझ में आ गया? तो मकान आपने देखा कि इनके जो मकान थे ना, वो एक मंजिला भी थे और बहुमंजिला भी थे। और मकान कैसे होते थे बच्चों? पक्की ईंटों के बने होते थे। ये खास बात थी। अच्छा, मकानों के अंदर अगर आप देखते हैं तो मकान भी बहुत बड़े बड़े होते थे। किताबों में लिखा है कि 10 से 12 कमरे तक एक मकान में पाए गए। आप जरा अंदाजा लगाइए। इससे एक बात तो साबित हो रही है कि सिंधु सभ्यता के लोग ज्यादातर बहु परिवार के साथ रहना पसंद करते थे। समझ में आ गया? सिंधु सभ्यता के लोग एक साथ रहना पसंद करते थे, एक परिवार लगभग एक साथ रहता था। 10 से 12 कमरे एक घर के अंदर पाए जाते थे। ठीक है, आपको बताऊं कि यहां पर जो मकान पाए गए हैं मोहनजोदड़ो में, यहां मकानों में बाथरूम भी है, ठीक है, टॉयलेट भी है, किचन भी पाया गया, इसके अलावा कुआं भी पाया गया। यानी मकान के अंदर वो सारी सुविधाएं जो एक घर में होनी चाहिए वो सब कुछ सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो शहर में मौजूद था। तो चलिए हम लोग लिखें कि मकान के भीतर क्या क्या सुविधाएं मौजूद थी, है ना। और हम लोग इसके बारे में, चूंकि आप कोशिश करो कि जब मैं लिखता हूं ना उसी समय बच्चों नोट कर लीजिए, ताकि ना अगर आप ऐसा कर लेंगे तो हम लोग बहुत तेज चलेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखेंगे, क्योंकि आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करानी है मुझे और तेज लिखाना भी है। तो अगर आप हमारा साथ देंगे ना तो हम सभी मिलकर जो है थोड़ा तेज चलेंगे। ठीक है, इतना भी तेज नहीं चलना है कि आदमी एक्सीडेंट कर जाए, घायल हो जाए। इंसान को हमेशा बीच का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर मैं बता रहा था कि यहाँ के मकानों में, कहाँ के मकानों में भैया? मोहनजोदड़ो के मकानों में। यहाँ के मकानों में क्या क्या होता था भैया?
यहाँ के मकानों में, है ना, बाथरूम, आजकल का ज़माना बड़ा अलग हो गया है। लोग बाथरूम का यूज़, बाथरूम जो नाम है वो अब टॉयलेट को भी बोलने लगे हैं। भैया बाथरूम से आ रहा हूँ, अरे भाई, जो आदमी अगर थोड़ा कम अंग्रेज़ी का जानकार है तो वो बाथरूम का मतलब बाथरूम ही तो समझेगा। अरे भाई, अभी खड़े खड़े कहाँ बाथरूम जा रहे हो, इंसान नहाने थोड़े जाता है। लेकिन आज लोगों ने इतना इसको क्रेजी कर दिया है कि आदमी सीधे सीधे बोलता है बाथरूम से। अरे भैया, अभी ठीक ठाक तो हो, नहा धुले के आदमी अभी नहाने क्यों जा रहे हो, लेकिन क्या है, बाथरूम का मतलब टॉयलेट। लेकिन यहाँ पर हम बाथरूम का मतलब क्या लगाएंगे, नहाने की चीज़, फिर टॉयलेट। और क्या है भाई, टॉयलेट यानी शौचालय, और क्या है, किचन। ठीक है, हर घर में आंगन पाया जाता था। क्या पाया जाता था, आंगन। आज के ज़माने में घरों से यही जो चीज़ है वो ख़त्म होती जा रही है। घरों से आंगन समाप्त हो रहे हैं और आजकल ढके हुए घरों का चलन बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि वेंटिलेशन की प्रॉब्लम्स घरों में आ रही। उस ज़माने में आप भी अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आंगन तो आपके घर में होगा ही, और यकीन मानिए आंगन जिस घर में होता है उस घर की बरसात भी अच्छी लगती है, उस घर का जाड़ा भी अच्छा लगता है, उस घर की गर्मी भी अच्छी लगती है। लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। आंगन, है ना बच्चों। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ था, कुआं। देखिए साहब, कुआं घरों में पाया जाता था। कारण क्या है कि पानी का जो स्रोत था ना, वो कुआं ही था। और सिंधु सभ्यता में एक चीज़ हमने देखा कि जो कुआं पाया गया बच्चों, ये कुआं ना ईंट से ढका होता था। इसमें ईंट का अस्तर लगा होता था। ठीक है, ये नहीं था कि, ये मत समझिएगा कि ये जो कुएं थे ये मिट्टी के बने हुए थे। नहीं, मिट्टी के नहीं थे बच्चों, यहाँ पे ईंट लगे हुए थे। पूरे ईंट पत्थर से इसको जो है टाँक दिया जाता था ताकि इसमें गंदगी पैदा न हो, ताकि ईंट, कुएं जो है वो ईंट से बने होते थे। समझ में आ गया। अच्छा, सिंधु सभ्यता में बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि जो कुआं होता था वो गोल नहीं होता था। सिंधु सभ्यता के कुएं गोलाकार नहीं होते थे, बल्कि कैसे होते थे बच्चों, दीर्घ वृत्ताकार होते थे। कैसे होते थे, दीर्घ वृत्ताकार होते थे। क्यों, आपको मैं बता दूं कि ये जो है ना, इसके इसलिए होते थे क्योंकि कुएं में ऊपर से नीचे तक सीढ़ियां बनी होती थी। क्या बनी होती थी, सीढ़ियां। समझ में आ गया बच्चों, क्या बनी होती थी, सीढ़ियां। किस लिए सीढ़ियां बनती थी, इसलिए बनती थी ताकि कुएं की कंटिन्यूस सफाई की जा सके। आप अंदाजा लगाइए, सिंधु सभ्यता के बारे में अगर कोई चीज बहुत यूनिक है, मतलब एक ऐसी चीज जो हमारे पास नहीं है, वो है स्वच्छता के प्रति उनका अलर्ट होना। इंडस वैली के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत ही ज्यादा अलर्ट थे। जी हाँ, आज हमारी सरकार जो है वो लगातार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है। क्यों, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि भाई इंसान को स्वच्छता अपनाना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता जो है वो आधी बीमारी को खत्म कर देती है। लेकिन क्या है कि अभी भी बच्चों ये चीज़ हमारे यहाँ कहाँ, बहुत मुश्किल है। सुबह सुबह अगर आप रोड पे टहलने निकलिए और गली से होके जा रहे हैं तो कोई नींद से ही उठ के आता है और ऐसे कूड़ा लेके बस हाथ दिखता है, और जब तक आप कुछ बोलें पूरा का पूरा कूड़ा आपके ऊपर गिर गया। कहने का मतलब कि घर का कूड़ा रोड पर फेंक दिया। अब एक बात बताइए, सरकार आपके घर में जाके सफाई तो नहीं करेगी ना, सरकार तो भाई रोड पे सफाई करेगी। हालत ये है कि घर का कूड़ा उठाकर कहाँ डाल दिया, रोड पे डाल दिया। उसमें भी नीचे नहीं देखा कि आदमी है कि क्या नीचे खड़ा है। आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं, पूरा कूड़ा आपके सर पे गिर गया, आप वहां खड़े हैं, आप वो नींद में ही डाला उसने और जाकर सो गया। ये तो हाल है साहब। तो वही चीज़ है कि भाई कहने का मतलब ये है कि सिंधु सभ्यता में कुछ ऐसी चीज़ें थी बच्चों, कुछ ऐसी बातें थी जो शायद हमारी संस्कृति में ये बातें अब भी उपलब्ध नहीं है। जैसे वो लोग स्वच्छता के प्रति बहुत ही ज़्यादा अवेयर थे। अगर आप सिंधु सभ्यता के बारे में जो यूनिक चीज़ कहेंगे बच्चों ना, वो स्वच्छता थी। और जाहिर सी बात है, तभी तो पुराने ज़माने में, देखिए पुराने ज़माने में सिंधु सभ्यता के जो लोग थे भाई कुछ
चीज़ों के लिए यूनिक तो थे। तो आप देख रहे हैं, यानी कुएं की वो निरंतर सफाई करते रहते थे, है ना। और जाहिर सी बात है बच्चों, सिविलाइज्ड इंसान से सिविलाइजेशन बनता है, समझ में आया। एक सिविलाइज पर्सन मेक ए सिविलाइजेशन, एक सिविलाइज आदमी ही सिविलाइजेशन बना सकता है। अब जो सिविलाइज्ड ही ना हो, जिसको चलने का तरीका ना मालूम हो, खड़े होने का तरीका ना मालूम हो, किसी से बात करने का तरीका ना मालूम हो, वो आदमी कोट पैंट पहन भी ले, चश्मा लगा भी ले, तो वो सिविलाइज नहीं बन सकता। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। देखिए साहब, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सिविलाइजेशन होती है बेटा, वो इंसान के अदाओं में पाई जाती है। सिविलाइजेशन कहाँ पाई जाती है? इंसान की अदा में पाई जाती है ना। चश्मा लगा लेने से, कोट पैंट पहन लेने से, जींस झाड़ लेने से इंसान सिविलाइज नहीं होता। यही तो चीज़ें हैं, यही तो चीज़ें हैं कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे वो 50% लोग आपके सिविलाइजेशन पे बात करते हैं कि भाई आप कमरे में कैसे एंट्री कर रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, क्या तरीका है। मतलब बड़ा गजब का माहौल होता है कि मेरे एक मित्र इंटरव्यू देने गए, तो जब इंटरव्यू देने गए, मतलब कैसी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे कुर्सियाँ जो है ना वो टेढ़ी करके रख दी गई थी, जानबूझकर कुर्सियाँ टेढ़ा कर दिया था। ठीक है, वो गए और उन्होंने देखा कि कुर्सियाँ टेढ़ी है, तो अब क्या है, देखा जाता है कि इफ़ यू आर अ सिविलाइज, आपके अंदर वो चीज़ें हैं कि नहीं। तो वहाँ पर क्या होता, अगर उन्होंने हाथ से सीधा कर देते तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पर यही तरीका होता है बच्चे। एक बार जो है, हाँ, वो एक प्यून खड़े रहते हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि सर प्लीज़ सेट द चेयर्स। होता क्या है कि यूपीएससी के इंटरव्यू की बात बता, 2 मिनट समय ले रहा हूँ, थोड़ा सा आपका रिफ्रेशमेंट भी हो जाए। यूपीएससी के इंटरव्यू की बात है, यूपीएससी के इंटरव्यू की बात है। एक बार लड़के को बुलाया गया कि यस कम इन, अंदर आया। उसके बाद कोट जो है वहाँ पे टंगी हुई थी। कोट समझ रहे हैं ना भाई, आईएएस है तो भाई कोट वोट पहन के बाकायदा ऑफिस जाएगा ना, उसका एक डेकोरम होता है। कोट टंगी हुई थी, तो बेंच ने कहा कि प्लीज़ वेयर द कोट, कोट पहनिए। तो वो लड़का था, भी जाहिर सी बात है कि आईएएस के जो बच्चे होते हैं, आप लोग मामूली बच्चे थोड़े हो, आप क्रीम हो क्रीम। उसने दाएं बाएं देखा और देखा कि जो प्यून है वो बगल में खड़ा। उसने प्यून को बुलाया कि प्लीज कम हेयर, कोट उतारिए और मुझे पहनाइए। तो कुछ डेकोरम्स होते हैं बच्चों, कुछ चीजें होती हैं जिसको सीखना चाहिए आदमी को। समझ में आ रहा? देखिए साहब, जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। तो समझ गए आप इस चीज को। तो इंडस वैली में जो था ना, वो स्वच्छता पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता था। जो कुएं होते थे वहां के ना, वो गोलाकार नहीं होते थे। कैसे होते बच्चे? दीर्घवृत्ताकार कुएं होते थे और उसमें सीढ़ियां बनी होती थी ताकि आदमी आसानी से उसके अंदर एंट्री करके और उसको अच्छे से उसकी सफाई कर सके। तो मोहनजोदड़ो शहर के मकानों में, नॉर्मल लोगों के मकानों में हम क्या क्या पाते हैं? मकान एक मंजिला और बहुमंजिला होते थे। बाथरूम होता था, टॉयलेट होता था, किचन होता था, आंगन होता था, कुआं होता था। ये सारी फैसिलिटीज जो है ये आज के मकानों में भी पाई जाती हैं बच्चों। लेकिन वही चीज है कि सबसे बड़ी चीज है बच्चों की जो स्वच्छता का मामला है वो आज भी कंसिडरेबल है। ज़्यादातर बहुत से लोगों के यहाँ देखा जाता है कि मतलब वही है कि ऊंचा दुकान और फीकी पकवान, वही वाला हाल है। तो चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। लेकिन बहुत से लोग फॉलो भी करते हैं, अब लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है इसके प्रति। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और थोड़ा सा हम लोग कुछ और चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आपने नोट कर लिया हो तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मकानों में, देखिए साहब, ये भी था ना कि मकान आपने बना लिया, सबसे बड़ा जो लफड़ा होता है मकान बनाने के टाइम वो नाली को लेके होता है। आपने देखा होगा कि आज भी गांव में लाठियां निकल जाती हैं कि नहीं, नाली इधर से नहीं तो उधर से नहीं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों कि सिंधु सभ्यता के जो शहर थे वो पूरी तरह से प्री प्लान थे। कैसे थे?
कंप्लीटली प्री प्लान से। आप यकीन करिए आज जो शहर हमारी इस समय जो शहर बसते हैं या बस रहे हैं, आप देखेंगे कि प्लान नहीं था, प्लान नहीं है। आप देखेंगे कि प्लान, आज जो शहर बस रहे हैं आप देखेंगे कि प्लान नहीं है। मतलब किसी ने कहीं मकान बना लिया तो किसी ने कहीं बाहर जा घुसेड़ दिया। आज हालत ये होती है कि गलियों में गाड़ियां नहीं निकल पाती, ये हालत। कारण क्या है कि जिसको जहां से मन करता है दबाने की कोशिश करता है। वहां पे ऐसा नहीं था बच्चों। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर जो शहर की बसावट थी ना, वो प्री प्लान थी पूरी तरह से। कहा जाता है कि शहर की बसावट है ना, शतरंज के आकार की थी। शहर की बसावट कैसी थी बच्चों? शतरंज के आकार की थी, है ना, लाइक टू द चेस बोर्ड। यहां पर आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे। मतलब ये था कि किताबों में लिखा है कि 1 इंच भी जो मकान होते थे वो आगे पीछे नहीं थे। समझ रहे हैं? 1 इंच भी मकान आगे पीछे नहीं थे। अब आप जरा बताइए कि मकान कैसे दिखते होंगे। इस तरह के मकान जो बिल्कुल एक सुर और लय में बने हो, ये मकान कैसे दिखते होंगे? सुंदर दिखते होंगे ना। तो ज़रा आप गौर करिए, अगर आप उस ज़माने से इस ज़माने के शहरों को कंपेयर करोगे ना, तो यकीन मानो यही वजह है कि उस ज़माने के जो पुरातत्ववेत्ता थे उन्होंने दांतों तले अपनी उंगली दबा ली थी कि उफ उफ। 18वीं शताब्दी में यूरोप जो है जिस चीज़ को पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, उस चीज़ को हिंदुस्तान की सिंधु सभ्यता ने 4500 साल पहले लगभग पा लिया था। आप अंदाज़ा लगाइए। तो बच्चों ये दुनिया है यार। एक चीज़ हमने देखा है कि इस दुनिया में इंसान जितना ज़्यादा गहराई में जाता है उतना ही अपने आप को छोटा महसूस करता है। यकीन मानो, आप जिस दिन सेलेक्ट हो जाएंगे, जिस दिन IAS बन जाओगे, आपको तमगा तो मिल जाएगा यूपीएससी की तरफ से, लेकिन न जाने क्यों लगता है आप जितनी ऊंचाई पे जाते हो उतनी ही दुनिया छोटी लगने लगे। उतनी ज़्यादा जितनी ऊंचाई पे जाते हो बच्चों, उतनी ज़्यादा कहते हैं कि जितनी गहराई में इंसान जाता है उतनी ज़्यादा हल्का महसूस करता है। हमको लगता है कि यार मैं इल्म की दुनिया की बात करूँ, मैं विद्या की बात करूँ। विद्या ऐसी चीज़ है कि जितना ज़्यादा आपको आएगी उतना ही ज़्यादा अपने आप को आप छोटा महसूस करोगे। और ठीक इसके उलट धन और वैभव होता है बच्चों। धन और वैभव जो होता है उसे संभालना सबके बस की बात नहीं होती। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी शोहरत नई नई है। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी शोहरत नई नई है। जो खानदानी, जाहिर सी बात है, जरा सी कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सी कुदरत ने क्या नवाजा, अभी से उड़ने लगे हवा में। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। वही चीज है बच्चों, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो वही चीज़ है बच्चों, ये चीज़ है कि सिंधु सभ्यता में मैंने क्या बताया कि जो मकान होते थे यहाँ के शहर के, इसका डिज़ाइन ऐसा किया गया था मोहनजोदाड़ो का कि एकदम लाइक टू द चेस बोर्ड। ये लाइक टू द चेस बोर्ड, ये शतरंज के तरह से दिखाई देता था। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे, है ना। अब देखिए एक बात मैं कर रहा था नालियों के बारे में। तो देखिए नालियों की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। किताबों में लिखा है कि मकानों में मिट्टी के पाइप लगाए जाते थे ताकि मिट्टी के पाइप के माध्यम से जो गंदा पानी है मकान का वो निकल कर जो है गलियों में जो नाली होती थी उसमें गिर जाता था। आज हम और आप जो है प्लास्टिक के पाइप लगाते हैं अपने घरों में। लगाते हैं कि नहीं लगाते? ईमानदारी से बताइए। आज हम लोग प्लास्टिक के पाइप लगाते हैं, लेकिन उस जमाने में वो मिट्टी के पाइप से जो गंदा पानी है मकान का वो लाकर जो है नाली में गिरा देते थे, बहा देते थे। अच्छा, गलियों में, है ना बच्चों, गलियों में नालियों की व्यवस्था थी, है ना। हम लिखेंगे कि गंदा पानी को मकान से बाहर ले जाने के लिए नालियों की व्यवस्था थी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? आप आराम से सुन पा रहे और ठीक।
ठीक है, लिखेंगे कि मकान का गंदा पानी नालियों में गिर जाता था। मकान का गंदा पानी नालियों में गिर जाता था। बच्चों ये आप चाहेंगे तो मेंस में नगर नियोजन पर आप पूरा कंप्लीट इस पर लिख सकते हैं। ठीक है, मकान का गंदा पानी जो है नालियों में गिर जाता था। ठीक है ना। अच्छा, नालियां जो होती थी बच्चों, किताबों में लिखा गया है कि नालियां जो है वो ढकी होती थी और पक्की ईंटों की बनी होती थी। नालियां कैसी होती थी? पहली चीज तो ये कि नालियां पक्की ईंटों की बनी होती थी। तथा नालियां पक्की ईंटों की बनी होती थी तथा कैसी होती थी बच्चों? ढकी होती थी, तथा ढकी होती थी। तथा ढकी होती थी। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? और ये जो नालियों का गंदा पानी है ना, ये मेन सड़क के नीचे जो है गटर होता था, उसमें जाकर गिर जाता था। समय समय पर नालियों की सफाई भी होती थी, उनकी सफाई का भी पूरा देख रेख किया जाता था। लाजवाब, यकीन मानिए सिंधु सभ्यता के जो शहर थे, उनकी जो बनावट थी, उनकी जो विशेषताएं थी, वो आज भी हमें हैरान और परेशान कर देती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखा बच्चों। कैसा लग रहा है यार दोस्त, कैसा लग रहा है बताओ आप लोग, थोड़ा कमेंट में लिखिएगा। और टेलीग्राम की आईडी मैंने यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पर क्लिक करके मुझसे जुड़ जाइए और आप मुझे अपनी फीलिंग्स बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, क्या आप इस कहानी से जुड़ पा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप इस स्टोरी से कनेक्ट होंगे उतना ही ज़्यादा ईश्वर की दया से आपको अच्छा लगेगा। करेक्ट है। अब चलिए, मोहनजोदड़ो के बारे में तो हम लोगों ने बहुत बात कर ली, क्योंकि पिछले क्लास पर भी हम लोगों ने बात की। अब आइए एक और शहर के बारे में बात करें। ठीक है, एक और शहर के बारे में बात करें। किसी ने लिखा है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो चलिए आइए, एक और मुझे लाइन याद आ रही है बच्चों कि जो गले मिलोगे न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बस अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो के बाद जो दूसरा शहर है उसका नाम है हड़प्पा। जी हाँ, हड़प्पा को हड्डियों का टीला भी कहा जाता है। हड्डियों का टीला, क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो कब्रिस्तान है वो यहीं से पाया गया है। ठीक है, तो हड़प्पा की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का पहला शहर जो सबसे पहले खोजा गया उसका नाम था हड़प्पा। तो वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट the next city of the Indus Valley, Harappa. ठीक है, आपको पता ही है हड़प्पा का जो स्टेटस है, ये अब पाकिस्तान में ये क्षेत्र पड़ता है, रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। कहाँ बसा हुआ था? रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है ना। इसकी खोज किसने की थी? आप लिख सकते हैं, इसकी खोज सर्वप्रथम
1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी। करेक्ट है बच्चों, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें एकदम क्लियर है हड़प्पा के बारे में। ठीक है, क्या कहा जाता था इसे? इसे हड्डियों का टीला भी कहा जाता था। हड्डियों का टीला भी कहा जाता था, कहा जाता है। ठीक है ना? और मोहनजोदड़ो को प्रेतों का टीला, हड़प्पा को हड्डियों का टीला, मोहनजोदड़ो को प्रेतों का टीला। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो को प्रेतों का टीला और हड़प्पा को हड्डियों का टीला। नोट करें इसको बच्चों। और आपको तो मैंने बताया ही था कि यह सिंधु सभ्यता की दूसरी राजधानी थी। एक प्रकार से ये आर्थिक राजधानी थी। हम ये भी लिखेंगे कि ये सिंधु सभ्यता की दूसरी राजधानी थी। ये सिंधु सभ्यता की दूसरी राजधानी थी और एक प्रकार से ये आर्थिक राजधानी थी। कैसी राजधानी थी बच्चों? आर्थिक राजधानी थी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी बहुत सी बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? हड्डियों का टीला या इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता था हड़प्पा को। एक्चुअली में हड़प्पा से क्या क्या पाया गया है यहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करना है। ये तो उसकी एक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने दे दी। तो देखिए बच्चों, हड़प्पा जो है ना, ये सिंधु सभ्यता की आर्थिक राजधानी थी। जैसा कि स्टुअर्ट पिगट ने कहा था कि सिंधु सभ्यता की दो राजधानियां थी, मोहनजोदाड़ो। जैसा कि स्टुअर्ट पिगट ने कहा था कि सिंधु सभ्यता की दो राजधानियां थी, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है ना बच्चों, यहां पे इकोनॉमिकल वर्क्स ज्यादा होते थे। कहा जाता है कि इसका स्टेटस ऐसा था, ऐसा इसको बनाया गया था, जहां से आयात निर्यात के कार्य बहुत ज्यादा होते थे। यानी जो आर्थिक कार्य थे ना, वो यहां से ज्यादा होते थे। क्या लिखेंगे बच्चों? कि यहां से आर्थिक कार्य होते थे। कहा जाता है कि यहां से एक विशाल अन्न भंडार मिला है, बहुत बड़ा। अच्छा, बड़ा हैरानी होती है यार कि इतने हजार सालों पहले ये विशाल अन्न भंडार बना होगा, लेकिन बहुत ज़माने तक इसमें जो है वो गेहूं के जो दाने थे वो सुरक्षित पाए गए थे। ये आपके लिए बड़ा ही हैरान होने वाली बात है। आज हम अपने अनाज को, आज फलों को, सब्जियों को कहाँ रखते हैं? कोल्ड स्टोर में। बच्चों, अगर एक दिन भी लाइट चली जाए ना तो बदबू निकलने लगती है। लेकिन जरा सोचिए, हजारों साल बीतने के बाद भी उनके इस अन्न भंडार में अनाज सड़े नहीं थे। इमेजिन, ये नेचुरल प्रोसेसिंग है ना। इंडस वैली के जो लोग थे ना, दे वेर वेरी वेरी नेचुरल, बहुत ही नेचुरल लाइफ जीते थे, उनका सिस्टम नेचुरल था। आज हमने क्या किया है? आज वही है बच्चों कि आज हम इतना ज़्यादा जो है वो भौतिक हो गए, इतना ज़्यादा नेचुरल हो गए कि आज हमने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है ना। अपने कृत्यों से आज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो गई है बच्चों, जहाँ तक हो सके इंसान को, है ना। तो आज कहा जाता है कि जो हड़प्पा के लोग थे, ठीक है, यहां पर क्या पाया गया? विशाल अन्न भंडार पाया गया। हम लोग इसको मिटा देते हैं, मिटा दिया जाए ना। अगर आप हुक्म दें, अगर आप आदेश करें तो इसको मिटाया जाए। और ठीक है, तो चलिए इसको मिटा दिया जाए।
हड़प्पा शहर में क्या क्या पाया गया है, इसी पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और कोशिश होगी बच्चों की एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन। देखिए एक बात आपको बता दूं कि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है ना, जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, इसमें आपको फंसाने वाले सवाल कभी नहीं डाले जाते। जो प्रश्न आएगा बड़ा सीधा साधा सवाल आएगा। ये जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ ये सारे प्रश्न लगभग पूछे गए। तो यहां से क्या मिला है बच्चों? विशाल अन्न भंडार मिला। जाहिर सी बात है लिखेंगे कि यहां से एक विशाल अन्न भंडार मिला, एक विशाल अन्न भंडार पाया गया, अन्न भंडार पाया गया है। यहां से एक विशाल अन्न भंडार पाया गया। असल में जो विशाल अन्न भंडार बच्चों पाया गया बहुत बड़ा अन्न भंडार पाया गया। आप समझ जाइए कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और डेप्थ को देखते हुए विद्वानों का मानना है कि शायद इसका निर्माण जो है वो आपातकाल के लिए किया गया था ना। इसमें खत्तियां बनी हुई हैं इस तरीके से, यानी इसमें जो अनाज रखे जाते थे वो किसानों से लिए जाते थे आपातकाल के लिए। हाँ, किसके लिए रखे जाते थे? आपातकाल के लिए। एक मिनट बच्चों, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी तुरंत क्लास को शुरू कर। तो बच्चों आइए फिर से शुरू करते हैं। क्लास में हम लोग कुछ चीज़ों पे आज डिस्कस कर रहे थे, और आ जाइए जी। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे हड़प्पा शहर के बारे में, ठीक है ना। और हड़प्पा शहर के बारे में मैं बात कर रहा था आपसे विशाल अन्न भंडार के बारे में, हड़प्पा, ठीक है। और हम लोग इसमें बात कर रहे थे कि यहां से एक विशाल अन्न भंडार पाया गया है। विशाल, यहां से एक विशाल है ना अन्न भंडार पाया गया है, ठीक है ना। इसकी जो बनावट थी बच्चों, यही मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि जो इसकी बनावट थी ये काफ़ी लंबा और चौड़ा था, ठीक है ना। इसमें ना ऊपर की तरफ जो है ये बांस की खत्तियां लगी हुई थी, ठीक है। कुछ इस तरह से खांचे बने हुए थे इसमें, चैम्बर वाइज ये जो अनाज है इसके अंदर रखा गया था। देख रहे हैं आप, इसमें खांचे बने हुए थे, तो इसमें अनाज। तो कहने का मतलब ये है बच्चों की इसमें ना ऑक्सीजन के लिए जगह जगह से ऑक्सीजन के लिए जगह जगह से स्थान छोड़े गए थे। तो यही चीज़ है कि उस ज़माने का जो साइंस था, उस ज़माने में भी साइंस मौजूद था और आज के ज़माने में भी साइंस मौजूद है। लेकिन अगर आप दोनों से कंपेयर करोगे ना, तो उस ज़माने की साइंस और आज के ज़माने की साइंस में फ़र्क इतना है कि उस ज़माने का साइंस नेचुरल था, आज का जो ज़माने का साइंस है वो कहीं ना कहीं से कृत्रिम है बच्चों। और अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि विशाल अन्न भंडार पाया गया है, मतलब क्यों बनाया गया था। तो कभी कभी मैंने आपसे एक बात कही ना कि आईएएस के एग्ज़ाम में ज़्यादातर बच्चों जो प्रश्न आते हैं ना वो कारण पे पूछे जाते हैं। किस पे पूछे जाते हैं? कारण पे। यहाँ पे ना कारण, यहाँ पे रीज़न पूछा जाता है कि क्यों, ऐसा क्यों किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज आप देखेंगे ना कि ये जो अन्न भंडार तो बताया जाता है ना कि ये आकस्मिक सूखे वगैरह से निपटने के लिए या किसी मतलब ड्रॉट वगैरह के समय बचाव के लिए किसानों से लिए जाते थे और इनको इकट्ठा करके रखा गया था। कहने का मतलब ये कि सिंधु सभ्यता के लोग इतने ज़्यादा अलर्ट थे, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इतना अलर्ट था कि वो अन्न भंडार करता था, वो अनाज को रखता था ताकि
किसी ऐसे समय में जब सूखा पड़ जाए या अनाज की कमी हो जाए तो लोगों तक उसे आसानी से पहुंचाया जा सके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके बारे में, इस अन्न भंडार के बारे में बच्चों हम लिखेंगे कि इसको बनाने के पीछे या इस भंडारण के पीछे सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो था आपात स्थिति से निपटना। क्या लिखेंगे कि इस भंडारण के पीछे, इस भंडारण के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य था इस भंडारण के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य था, है ना, किसी भी आपात स्थिति से निपटना। आपात स्थिति से निपटना। अब समझ में आ गया आप लोगों को ना। यानी एक चीज आपको बता दें कि यूपीएससी के एग्जाम में बच्चों एक्यूरेसी भी बड़ा मायने रखती है। मतलब ये होता है कि 4 ऑप्शन जो प्रीलिम में देता है वो इतना एक्यूरेट होता है कि अगर आपको सही जानकारी नहीं होगी तो आप गलत ऑप्शन क्लिक करके चले आएंगे। मतलब हड़प्पा में जो अन्न भंडार मिला है उसके पीछे एक ही रीजन था, आपात स्थिति से निपटना। समझ में आ गया? और क्या मिला है चलिए देखा जाए यहां से। तो ना एक विशाल कब्रिस्तान यहां पर पाया गया। एक विशाल कब्रिस्तान जो है वो यहां से पाया गया है। एक विशाल कब्रिस्तान यहां से पाया गया है ना, तभी तो इसको मुर्दों का टीला कहते हैं, हड्डियों का शहर कहते हैं, है ना। एक विशाल कब्रिस्तान यहाँ से पाया गया और इस पर अभी भी बच्चों यहाँ रिसर्च चल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ के लोग टेक्निकली चीज़ों के बारे, यहाँ के लोग चीज़ों के बारे में जानते थे। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर मुर्दों को जो लिटाया जाता था, आप देखेंगे उनके सर जो है वो उत्तर दिशा में और पैर दक्षिण दिशा में रखा जाता था। कहने का मतलब ये है कि इस पर एक साइंटिफिकली भी पाया जाता है कि अगर बॉडी को जो है, लोग कहते हैं कि आदमी को कभी उत्तर की तरफ सर और दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। कहा जाता है कि शरीर पर चुंबकीय जो प्रभाव है वो पड़ना शुरू हो जाता है और, है ना। तो ऐसे लाशों को इसलिए रखा जाता था ताकि बॉडी जो है वो तेजी के साथ गल जाए और पंचतत्व में विलीन हो जाए, ताकि बॉडी तेजी से गल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक विशाल अन्न भंडार, एक विशाल कब्रिस्तान पाया गया। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, यहां से बच्चों ना श्रमिक आवास के साक्ष्य भी मिलते हैं। एक लाइन और आप लोगों को मैं लिखाऊंगा, एक लाइन और आप लोगों को लिखाऊंगा। यहां से श्रमिक आवास, श्रमिक आवास समझ रहे हैं ना, जहां पे मजदूर काम करते हैं उनके रहने की जगह, श्रमिक आवास के साक्ष्य भी पाए गए हैं। समझ में आ गया? अब श्रमिक कहाँ रहते हैं? जहां पर उनको काम मिलता है, ज्यादातर श्रमिक वहीं रहते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो हड़प्पा शहर था वो सिंधु सभ्यता की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए एक एक शहर को आज हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण शहर हैं उनके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो अभी तो हड़प्पा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब आइए एक और शहर को मैं यहां पर ले रहा हूं, उसका नाम ले रहा हूं। चलिए, और इस शहर का नाम है बच्चों चनहुदड़ो। क्या नाम है बच्चों? चनहुदड़ो।
नाम सुना है कभी चनहुदड़ो का? ये ना रावी नदी के किनारे, ये भी मोहनजोदड़ो के निकट स्थित था। सॉरी, ये भी हड़प्पा, ये भी चूंकि ये क्षेत्र भी पाकिस्तान में ही पड़ता है और ये भी जो है मोहनजोदड़ो के निकट स्थित था, ठीक है ना, सिंधु नदी के पास कहीं, ठीक है। तो चनहुदड़ो जो है जो सिंधु सभ्यता का शहर है, यहां से एक विशाल मनके का कारखाना पाया गया। क्या पाया गया बच्चों? विशाल मनके का कारखाना पाया गया था, यानी भारी मात्रा में। अब अभी आपको बताता हूं कि मनके का कारखाना क्या होता था। तो यहां से एक मनके का कारखाना पाया गया। यहां से एक मनके का कारखाना पाया गया है। मनके का कारखाना पाया गया है। यहां से एक मनके का कारखाना पाया गया है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ सही है। चनहुदड़ो के बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। अब मनके का कारखाना क्या होता है? चलिए, कभी आपने मनके का नाम सुना है? मनका क्या होता है बच्चों? मनका एक प्रकार का आभूषण होता है। क्या होता है? एक प्रकार का आभूषण। जी हाँ बच्चों, पत्थरों का आभूषण। कैसा आभूषण? पत्थर का आभूषण। आप ज्योतिषी के पास अगर कभी गए होंगे तो ज्योतिषी आपसे कहेगा कि भाई आप फला फला पत्थर धारण कर लीजिए, इस रंग का पत्थर ले लीजिए, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कभी गए हैं ज्योतिषी के पास? तो ये मनका जो होता है ना, ये अंगूठी की शक्ल में, उसमें अंगूठी होती है, उसमें पत्थर लगा होता है। समझ में आ गया? कहा जाता है कि जो कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनका इंसान के शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आप लोगों ने सलमान खान को देखा होगा। सलमान खान जो है वो हाथों में ब्रेसलेट पहनते हैं, तो ब्रेसलेट में आपने देखा होगा कि नीले रंग का पत्थर लगा हुआ है। ये क्या है बच्चों? ये मनका है। ऐसा माना जाता है कि इंसान के शरीर पर पत्थरों का प्रभाव पड़ता है। तो उस जमाने में आप सोचिए, उस जमाने में भी लोग पत्थरों के शौकीन थे या वो पत्थर धारण करते थे, तो बहुत बड़े लेवल पर कारखाने में इन पत्थरों का निर्माण किया जाता था। यही कारण है कि चनहुदड़ो से एक मनके का कारखाना पाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और अर्नेस्ट मैके के द्वारा यहाँ खनन करवाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रेडी रखना है। और मैंने बार बार कहा है कि जब नोट्स बनाइए तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो उसके नीचे जो है क्या लगा देंगे आप? यहां पर लगा देंगे आप एक अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि जो है ये चीज़ें लिखने की शैली में बच्चों अंडरलाइन का बड़ा महत्व है। अगर आपको लगता है कि फला चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे एक अंडरलाइन डाल दीजिए। क्लियर है? अब चनहुदड़ो के बाद जो है आइए एक और शहर का नाम ले। कुछ विद्वानों की राय है कि सिंधु सभ्यता में एक शहर ऐसा भी है जो राजधानी बनने के लायक था, यानी इस शहर को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में इतिहास में याद किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं? ठीक है, क्या आप बता सकते हैं बच्चों वो कौन सा शहर है? तो इस शहर का नाम है कालीबंगा। ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। ये आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है।
कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। हम लिखेंगे कि कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है ना। यानी कभी मान लीजिए अगर प्रश्न आ जाए कि सिंधु सभ्यता के किस शहर को तीसरी राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो ये यही शहर है कालीबंगा। कालीबंगा का बेसिकली मतलब ही होता है चूड़ी। बंगा मने चूड़ी, कालीबंगा मने काली चूड़ी। राजस्थान में स्थित है ये और बहुत ही मशहूर शहर है सिंधु सभ्यता का। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बाद राजधानी होने की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ भी पाई गई। ये जो शहर था ये भी जो है चारों तरफ दीवारों से घिरा था। शहर दो भागों में बटा था, उच्च नगर और निम्न नगर। उच्च नगर और निम्न नगर, ठीक है। ये चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दिया था। उच्च नगर में जो है वो हायर क्लास के लोग रहते थे, निम्न नगर में नॉर्मल लोग रहते थे। ये चीज़ तो आपको पता ही है ना, क्लियर है ना। ये चीज़ मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले। और चलिए और भी देखा जाए, कहा जाता है कि यहाँ के जो मकान होते थे ना वो चबूतरे पे बने होते थे। किस पे बने होते थे? चबूतरे पे। चलिए बताएं, यहाँ के मकान कहाँ बने होते थे बच्चों? चबूतरे पर बने होते थे। यहाँ के मकान चबूतरे पर बने होते थे। क्लियर है? यहाँ के मकान चबूतरे पर बने होते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऊंचाई पे बनते थे ना यहाँ के मकान। और क्या होता था? और प्रत्येक मकान के सामने, मतलब एक वैलिड, देखिए बहुत सारी चीजें थी जो कॉमन थी, लेकिन हम यहां पर वो बात करेंगे जो थोड़ा अलग थी। तो प्रत्येक मकान के सामने, यानी जो चबूतरा बनता था उस पर हवन कुंड पाया गया। यानी कालीबंगा के लगभग प्रत्येक मकान के चबूतरे पर हवन कुंड जैसी आकृति पाई गई। क्या पाई गई बच्चों? हवन कुंड जैसी आकृति पाई गई है ना। कुछ ऐसी आकृति यहाँ के चबूतरे पर पाई गई, हवन कुंड जैसी आकृति। तो इसमें जले हुए पशुओं की हड्डियां तक पाई गई हैं। यानी इसमें पशुओं की जली हुई हड्डियां तक पाई गई हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सिंधु सभ्यता के किस शहर में पशुओं की जली हुई हड्डियां पाई गई हैं? वो कालीबंगा हवन कुंड से। तो लिखेंगे कि यहाँ के मकानों के सामने हवन कुंड के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है ना। और वहां से जले हुए पशुओं की हड्डियां तक पाई गई। समझ में आ रहा है? बताएं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, if you want to talk to me, then you should join my Telegram ID under the YouTube, है ना, in description box. You can click on the
टेलीग्राम आईडी and please come to the telegram and meet me. ओके बच्चों, समझ में आया? YouTube के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मेरे टेलीग्राम आईडी पर क्लिक करिए और आप मुझसे बात करिए, ठीक है? जो भी आपके मन में बातें हैं वो मुझे बताइए और कोशिश करूंगा उसका समाधान हो जाए, ठीक है? यहाँ के मकानों के सामने हवन कुंड के भी साक्ष्य मिलते हैं। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और बड़ा ट्रेडिशनल पूछा जाता है बच्चों कि वो कौन सा शहर है सिंधु सभ्यता का जहां के हर मकान में कुएं पाए गए? हर मकान में कुएं पाए गए। कालीबंगा। तो लिखिए, आइए चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर मैं मिटा दूं तो। कुछ और पॉइंट्स नोट नहीं करेंगे आप लोग तो मिटा दिया जाए। चलिए आइए मिटा देते हैं। यहां पर हम लिखेंगे कि कालीबंगा के लगभग प्रत्येक मकान से कुआं पाया गया है। कालीबंगा के लगभग प्रत्येक मकान से कुआं पाया गया है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तो नहीं है? बहुत सारी चीजें सिमिलर थी ना मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। यहां के हर मकान में कुआं पाया गया है, ठीक है? अब एक चीज और आपको बताऊंगा। ये वही शहर है जहां से ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के जो कृषक थे बहुत टैलेंटेड थे। कहने का मतलब ये है कि आज भी हमारे जो किसान हैं, ज्यादातर किसान एक मौसम में एक ही फसल पैदा करते हैं, लेकिन वो इतने टैलेंटेड थे कि वो एक मौसम में कई फसलों को पैदा करना जानते थे। यानी दो दो फसलों के जो साक्ष्य है वो यहां से पाए गए हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य पाए गए, मतलब यहां से जुता हुआ खेत। ये सबूत है कि वहां के किसान जो है वो खेत की जुताई के लिए लकड़ी के हल का इस्तेमाल करते होंगे या कांसे के हल का इस्तेमाल करते होंगे। ये इस बात का सबूत है। चलिए नोट किया जाए इसको। मैं मिटा देता हूं इसको। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? यहां से एक जुता हुआ खेत पाया गया है। एक जुता हुआ खेत पाया गया है। यहां से एक जुता हुआ खेत पाया गया है, ठीक है, जिसमें दोहरी फसल के साक्ष्य मिलते हैं। दोहरी फसल के साक्ष्य मिलते हैं। यहां से यह भी पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के किसान
कृषि के लिए हल का प्रयोग करते थे। कृषि के लिए हल का प्रयोग करते थे। बताइए, एवरीथिंग इज गुड, यू हैव प्रॉब्लम, यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर बच्चों सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हमारी मजबूरी है, कुछ समस्या है जिसकी वजह से हम लोग लाइव क्लासेस आजकल नहीं ले पा रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। आप टेलीग्राम से जुड़िए और मुझे बताइए, कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ एक अच्छा डेकोरम बनाने का, आपके और हमारे बीच अच्छी बॉन्डिंग की, आपके और हमारे बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करेंगे हम लोग, एक अच्छी बॉन्डिंग की। तो बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आपका सहयोग जो है वो मुझे मिले। आप इस क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों तक। ये चीज़ हो गया हो तो हम लोग इसको मिटा दिया जाए। चलिए, अब हम लोग एक और शहर के बारे में बात करें। यकीन मानिए बच्चों, कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता की जो चार्मिंग थी ना, जो चमक थी, वो उसका व्यापार थी। यकीन मानिए, इंसान के पेट में जब खाना जाता है, और वो भी खाना बच्चों थोड़ा ठीक ठाक जाए, फल फ्रूट जाए, बादाम जाए, ये सब चीज़ें जाए, पता है ना, शरीर पर भोजन का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और आपका जो चेहरा होता है वो आपके शरीर का एक आईना होता है ना। शरीर में जैसा चल रहा होता है, चेहरे पर आने जाने वाले जो अक्स हैं वो उसको बयां कर देते हैं, है कि नहीं। मेरी खामोशी ही आईना है मेरे चेहरे का। मेरी खामोशी ही आईना है मेरे चेहरे का। जहां से मैं खामोश हूं, आप मुझे वहां से पढ़िए। जहां से मैं खामोश हूं, आप मुझे वहां से पढ़िए। तो बच्चों, यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा था कि सिंधु सभ्यता का जो चार्मिंग था, उसकी खूबसूरती थी। मैंने कहा ना कि आप अगर फल खा रहे हैं तो आपके चेहरे की चार्मिंग अलग होती है। आप जब सब्ज़ी खाते हैं तो उसके चेहरे की चार्मिंग अलग होती है। जब आप बादाम और काजू और पिस्ता खाते हैं तो उसके चेहरे की चार्मिंग अलग होती है। यकीन मानिए, हर खूबसूरत और चमकते हुए चेहरे के बीच एक बात तो कॉमन ही है। देखिए बच्चे, अध्यात्म एक अलग चीज़ होती है। सबसे बड़ी चार्मिंग अध्यात्म से आती है। एक चीज़ आपसे कहूँगा बच्चों कि पेट में अगर खाना नहीं होता तो चेहरे पर चाहे कितना भी आप पॉलिश कर लीजिए, कितना ही खूबसूरत क्रीम लगा लीजिए, कितना ही अच्छा आप वो करा लीजिए, मेकअप करा लीजिए, लेकिन बच्चों चेहरे पर चमक नहीं आती। खाना जो होता है, भोजन जो होता है ना, वो चेहरे पर चमक पैदा करता है। तो यहाँ पर मसला ये है कि इंडस वैली जो थी, उसके चमक के पीछे सबसे बड़ा कारण था उसकी चमकती हुई इकोनॉमी। जी हाँ बच्चों, हर चमकती हुई जो इकोनॉमी होती है ना, वो वहाँ के नागरिकों के चेहरों पर चमक पैदा करती है, उनको खूबसूरत बनाई देती है, जाहिर सी बात है। तो ये एक बड़ा बढ़िया चीज़ है। मैं आपको इसी के बारे में आज बताने वाला हूँ कि सिंधु सभ्यता का जो व्यापार था वो उसकी जान थी। और व्यापार जिस शहर से होता था या जहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं इनके व्यापार के बारे में, वो शहर था लोथल। लोथल जो है ये गुजरात में स्थित था, ठीक है ना, गुजरात में
स्थित था तथा भोगावा नदी से जुड़ा हुआ था या भोगावा नदी के निकट स्थित था? गुजरात में भोगावा नदी के निकट स्थित था। भोगावा नदी के निकट स्थित था। भोगावा नदी के निकट स्थित था। समझ गए आप ना? कहा जाता है कि ये दुनिया के प्राचीनतम गोदीबाड़ों में से एक है। द मोस्ट एंशियंट डकयार्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। दुनिया के प्राचीनतम गोदीबाड़ों में से एक है भारत का प्राचीन गोदीबाड़ा लोथल। कहा जाता है कि साहब ये इतना बड़ा था और इस गोदीबाड़ों को देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो जहाजें होंगी वो कितनी बड़ी होंगी। कहा जाता है कि इतना बड़ा गोदीबाड़ा था कि जहाज बिना सामान लोड कम किए डायरेक्ट आकर डकयार्ड पर लैंड कर जाती थी। यहां से माल की लदाई शुरू होती थी, क्योंकि यहां से बहुत सी चीजें पाई गई हैं जो इस बात की दलील है कि ये सिंधु सभ्यता के लोगों का सबसे फेमस गोदीबाड़ा था। ठीक है, तो लिखेंगे कि यह विश्व के प्राचीनतम गोदीबाड़ों में से एक है। यह विश्व के प्राचीनतम गोदीबाड़ों में से एक है। यह विश्व के प्राचीनतम गोदीबाड़ों में से एक है ना? शानदार था ये। यहां से सिंधु सभ्यता के लोग, है ना, यहां से सिंधु सभ्यता की वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। समझ में आ गया कि नहीं आया? बताइए। यहाँ से बहुत सारे ऐसे शवाहिद मिले बच्चों, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं। यकीन मानिए हमारा अंदाज़ा है कि बाहर के लोग यहाँ पर आके रहते भी थे, क्योंकि यहाँ से खुदाई में एक बाकायदा कॉफिन में लाश मिली है। तो कॉफिन की जो परंपरा थी, है ना, वो भारत में नहीं थी। वो बाहर का आदमी रहा होगा जो यहाँ पर एक्सपायर किया होगा, फिर उसको कॉफिन में दफनाया गया होगा। ठीक है, लोथल से कई चीज़ें, है ना, जैसे हम अगर पॉइंट टू पॉइंट लिखें, सबसे पहले अगर आपने नोट कर लिया हो तो इसको मिटा दिया जाए। चलिए इसको मिटा देते हैं। और हम लोग लिखते हैं लोथल के बारे में कि यहाँ से एक विदेशी की लाश पाई गई है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही फेमस प्रश्नों में से एक, और एक एक पॉइंट आप लोगों को लिखाने की कोशिश करूंगा। तो क्या लिखेंगे कि यहां से एक विदेशी की लाश पाई गई। यहां से एक विदेशी की लाश पाई गई है। ठीक है, क्लियर है ना? तो जो इस बात की दलील है, शायद 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 वहां के लोग यहां पर आकर रहते होंगे, क्योंकि ये ना उस जमाने का ये था कि जो विदेशी होते थे, ज्यादातर जो व्यापारी होते थे, वो एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता में रहा करते थे। कुछ समय तक बच्चों व्यापारियों को रोकना पड़ता था अपने काम से, तो वहां पर घर वगैरह भी बना लेते थे। तो ऐसा यहां पाया गया है। ठीक है, और चावल का साक्ष्य सिंधु सभ्यता में सबसे पहले कहां से मिला है? तो बच्चों यही वो जगह है, यहां से चावल का
साक्ष्य भी मिलता है। यहां से चावल का साक्ष्य भी मिलता है, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता से चावल के दाने जो है कहाँ, अब देखिए भारत में अगर आप देखोगे ना पहली बार चावल का साक्ष्य, तो बच्चों वो चीज़ थोड़ा अलग है। वो तो कोल्डिहमा से, मेहरगढ़, कोल्डिहमा, ये सब जगहों से पाया गया ना। तो मैं आप लोगों को बताने वाला था इसके बारे में, ठीक है, कि चावल के जो दाने हैं सिंधु सभ्यता में सबसे पहले यहीं से पाए गए, ठीक है। अब एक मसला है बच्चों की, देखिए बहुत बच्चे सवाल भी करते हैं कि सर क्या सिंधु सभ्यता के लोगों को चावल की जानकारी थी, वो लोग चावल के बारे में जानकारी रखते थे या नहीं रखते थे। तो चावल की जानकारी थी लेकिन खाते कम थे भाई, वो चावल कम खाते थे, है ना। वहाँ सिंधु सभ्यता के लोग चावल के बारे में जानते थे लेकिन शायद चावल कम खाते थे। और हमारे स्टूडेंट जगत में तो ये बड़ा फेमस है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे चावल खा ही लेते हैं भाई, और खा के दोपहर में सो जाते हैं। अगर आप चावल कोशिश करिए कि कम खाइए बच्चों। चावल जो होता है ना वो इंसान का पेट फुलाता है, और कहने का मतलब ये है कि कम खाना चाहिए। बहरकैफ सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो चावल खाते थे लेकिन कम खाते थे, ठीक है। लोथल से इसका जो साक्ष्य है वो पाया गया है। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। यहां पर भी मिलता है कि लोथल में भी बच्चों जो बस्ती पाई गई है वो भी जो है ना वो एक ही दीवार से घिरी पाई गई है। लोथल में भी ये सिस्टम था कि बस्ती चारों तरफ से एक ही दीवार से घिरी थी, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि लोथल में बस्ती चारों तरफ एक ही दीवार से घिरी हुई थी। चारों तरफ एक ही दीवार से घिरी हुई थी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चीजें समझ में आ रही हैं? एक शहर और था सुरकोतडा, आपने नाम सुना होगा सुरकोतडा। ये गुजरात में पाया गया था, और इस शहर से जो है वो बड़ा ही एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है बच्चों, जो पूछा जाता है कि क्या सिंधु सभ्यता के लोगों को घोड़े की जानकारी थी कि नहीं। तो देखिए घोड़े के बारे में पहला जो साक्ष्य पाया गया वो यहीं से पाया गया। एक शहर का नाम लिख रहा हूं, सुरकोतडा। ये कहाँ पे था? ये गुजरात में। कहाँ पे? कक्ष में पाया गया, सुरकोतडा, गुजरात से। एक प्रश्न उठता है, इट इज अ वेरी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, कि क्या सिंधु सभ्यता के लोगों को घोड़े की जानकारी थी कि नहीं। देखिए एक चीज है कि सिंधु सभ्यता में हो सकता है घोड़े की जानकारी हो, लेकिन वो घोड़े को पालते नहीं थे, और घोड़े के कोई यूसेस जो है वो वहां पर मौजूद नहीं थे। समझ में आ रहा है? घोड़ा बेसिकली देखा जाए तो भारत में आर्यों की देन माना जाता है। आर्य लोग जो है वो घोड़े के साथ भारत में आए थे, ठीक है। लेकिन सिंधु सभ्यता में एक जगह ऐसा है सुरकोतडा जहां से घोड़े के जबड़े का साक्ष्य मिलता है। यहीं से घोड़े के जबड़े का साक्ष्य पाया गया है। करेक्ट है? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चीजें समझ में आ रही हैं बच्चों?
सुरकोतडा के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, गुजरात में है ये, ठीक है, गुजरात में पाया गया है। एक शहर और मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, एक शहर और पे बात करते हैं। एक शहर और है बनावली, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा बनावली का, तो चलिए इसका भी नाम लिख ही देते हैं, लगे हाथ, बनावली। ये क्या है भाई बनावली? तो देखिए साहब, बनावली जो है बेसिकली कहाँ का ये इलाका है? ये हरियाणा में। कहाँ पे बच्चों? बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में, ठीक है। नाम जरूर ध्यान रखना ना, कहाँ से पाया गया है ये जरूर। तो ये कहाँ है? ये हरियाणा में पाया गया, ठीक है। अच्छा, बनावली का भी मसला यही था, इसके बारे में भी यही कहा जाता है कि जो बनावली शहर पाया गया है, यहाँ पर ना मिट्टी की खिलौना गाड़ी पाई गई। बेसिकली बनावली के बारे में जो प्रश्न आएगा आपसे पूछा जाएगा, मिट्टी की खिलौना गाड़ी, मिट्टी की खिलौना गाड़ी यहां से पाई गई है, जिसमें बैल को हल से जोता गया है। समझ में आ रहा है ना? हल और बैल कहने का मतलब ये है कि यहां से मिट्टी की खिलौना गाड़ी पाएगी, मतलब यहां से ना सिंधु सभ्यता की एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी मिलती है कि वहां के लोग आज भी किसान, आज भी क्या है, हम तो कहते हैं कि आज भी हिंदुस्तान के ज़्यादातर किसान बैल और हल को अपनाए हुए हैं। आज भी बैल और हल के द्वारा भारत में कृषि की जाती है। तो ज़रा सोचिए बच्चों की 4,500 साल पुरानी ये हल और बैल की दोस्ती की कहानी यहाँ पर देखने को मिलती है कि बाकायदा हल को बाकायदा बैल को हल के साथ जोत कर जो है वो वहाँ के लोग खेती करते थे, और आज भी ये चीज़ें हमारे देश के खेत खलिहानों में देखी जा सकती हैं। तो सिंधु सभ्यता के शहरों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मुझसे बात करना है ना, डू यू वांट समथिंग, अगर आपको कुछ मुझसे बात करना है, कुछ डिस्कस करना है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो टेलीग्राम आईडी से ज़रूर जुड़िए बच्चों, यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जी हाँ, यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम आईडी पे क्लिक करिए और जुड़ जाइए मुझसे। और मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे क्लासेस के बारे में आप जान लो। देखो, अभी यूट्यूब पर शाम को ये क्लास 8 बजे से हम लोगों ने शेड्यूल की है, ठीक है। क्लास की जो टाइमिंग है सभी बच्चे देख लें, 8 बजे से क्लास की टाइमिंग शाम को रहेगी डेली, है ना। ये हम लोग यूट्यूब पर चलेंगे, ठीक है। बहुत जल्द जो है ना वो स्पेशल क्लासेस भी होने वाली हैं। तो स्पेशल क्लासेस जो है, स्पेशल क्लासेस ज़्यादातर सुबह में होंगे, ठीक है, ज़्यादातर सुबह में। यानी क्लास की 2 ही टाइमिंग अपने पास मौजूद है। एक टाइमिंग है सुबह में 11 बजे से और एक टाइमिंग होगी शाम को 8 बजे से। तो आप बेसिकली इसी टाइम हमें सर्च करिए, क्लासेस आपको मिलेंगी मोहम्मद नदीम के नाम से। अब कुछ चीज़ें आपको मैं बताना चाह रहा था कि देखिए, अगर आप मेरी पुरानी क्लासेस, अगर आप मेरी क्लासेस देखना चाहते हैं, स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हो, कुछ नहीं करना बच्चों, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो और वहां पर मेरा नाम सर्च करो, मोहम्मद नदीम, ठीक है, MOHDNADIM, ये मेरा नाम सर्च करेंगे तो आपको मेरी सारी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी। इसके आगे स्पेशल क्लासेस भी लिखिए, क्योंकि ये बच्चों फ्री होती है, इसका कोई पेमेंट नहीं लगता है। तो आप इन्हें सर्च करो, मोहम्मद नदीम स्पेशल क्लासेस, ओके। और साथ में ये है कि मुझे फॉलो भी कर दीजिए। अगर आपको जैसे अभी इस महीने स्पेशल क्लासेस जो हम लोगों को लेनी है,
तो अगर आपको करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझको फॉलो कर दीजिए। ठीक है बच्चों, फॉलो ज़रूर करिएगा मुझे, ठीक है। मुझे फॉलो कर दीजिए। और उसके बाद जो है ये चीज़ और कह रहा था आप लोगों से कि हाँ, अगर मान लीजिए आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर आप में ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं MNUS, मैं जो चीज़ें अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ उसमें बच्चों हिस्ट्री जनरल स्टडीज़ के लिए है ही, मेंस के लिए भी हिस्ट्री है, ऑप्शनल हिस्ट्री भी मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पर। इसके अलावा एथिक्स भी जाहिर सी बात है वो हिस्ट्री के साथ ही मैं आपको कवर करा दूंगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको IR मिल जाएगा, बहुत सी चीज़ें बच्चों। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो इसका फ़ायदा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो 10% आपको बेनिफिट तो मिलेगा। जिस भी एजुकेटर से चाहिए आप क्लास लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूज़ करिए मेरा रेफरल कोड MNUS 10% डिस्काउंट के लिए, ठीक है। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो बच्चों बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब आए, आप सब आए, आपने क्लास देखा, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स क्रैक इट।